चलिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था, वो था सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने डिस्क्रीट पॉइंट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, यानी एक्सीएम, वाईसीएम, आरसीएम। और फिर हमने कॉन्टिन्यूस जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो केसेस देखे थे, जैसे कि हाफ रिंग, हाफ डिस्क, कोन, कोनिकल शेल, स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर, हाफ सॉलिड स्फीयर, हेमी सॉलिड स्फीयर। ओके, तो क्या याद है वो सब केसेस? ठीक है, यस और नो? एक हम देखने जा रहे हैं कि जो ये सारे रिजल्ट थे वो इंटीग्रेशन मेथड से निकाले जाते हैं, बट हम तो नहीं केसेस को दो केस देख जाता है। तो लिखते हैं बॉडी बाय इंटीग्रेशन। जैसे जो एक्सियम होता है वो गिवन है बाय दिस फॉर्मूला इंटीग्रल x ओवर इंटीग्रल dm। सिमिलरली वाईसीएम यही होगा, जेडसीएम भी यही होगा। तो ये है कि जो x है ना, यहाँ जो x है व्हाट इज दिस? तो x है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास बाय dm, एलिमेंट dm, यानी जो भी आपने एलिमेंट डीएम लिया है ना, उस डीएम के सेंटर मास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है एक्स, वाई भी यही है। और उसको अप्लाई करते हैं एक सिंपल से केस में, तो देखते हैं वो केस क्या है। तो मान लीजिए जो एक सिंपल सा ले लेते हैं, रॉड है, मास m है, लेंथ l है, जिसमें हम जानते हैं कि l/2 का सेंटर मास आने वाला है, बिकॉज़ लाइन ऑफ सिमेट्री l/2 से पास करती है। पर टू इलस्ट्रेट द मेथड, ठीक है ना, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये, चलिए मान लीजिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एंड द रॉड इज kept on the x axis and this is origin। तो सेंटर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऑरिजिन से ले लेते हैं, इसके लैम्डा dx, राइट। लैम्डा फिलहाल यहाँ यूनिफॉर्म है, कोई यूनिफॉर्म, और चलिए इस केस में यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा dx। तो चलिए इस फॉर्म कर, तो यहाँ दो हैं, जैसे डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रल x dx विद द प्रॉपर लिमिट्स। तो x यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट है ना, वो x दूरी पर था ऑरिजिन से, और विड्थ थी उसकी dx, और मास था उसका लैम्डा dx। तो ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और पॉइंट मास का जो सेंटर मास होता है वो पॉइंट पे ही होता है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x ही हो जाएगा, यानी जितनी दूरी पर ऑरिजिन से है पॉइंट मास वही होगा इसके सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट। तो x को x रख दिया और dm को रख देंगे लैम्डा dx। अब पूरी रॉड को कवर करना है, तो x हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो आंसर इज फ्रॉम 0 टू l, बिकॉज एक एंड इसका ऑरिजिन पर है और दूसरा एक्सट्रीम l दूरी पर है, तो 0 टू l अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस न्यूमरेटर। सो x तो चलिए x रख दीजिए, लैम्डा आपका m/l है इस केस में, और ये dx है, और इंटीग्रेट अगर हम करते हैं 0 से l तक, तो हमें क्या मिलेगा, m/l, और x का इंटीग्रल होता है x²/2, लिमिट्स हैं 0 टू l, सॉल्व करते हैं अगर, तो ये l²/2 आता है ना, और ये न्यूमरेटर है एक्चुअली ml/2, और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर इंटीग्रल dm, तो 0 से m तक कह दें इंटीग्रेट करना है, या लैम्डा dx को 0 से l तक इंटीग्रेट कर दें, तो ये आने वाला है टोटल m, क्योंकि dm सभी एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द रॉड। तो टोटल मास ऑफ द रॉड अगर m है,
तो अब n अपॉन डी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं n अपॉन डी, तो वो हमें आती है ml अपॉन 2 और ये m, तो आंसर इज l/2। तो जस्ट मेथड को इलस्ट्रेट करने के लिए छोटा सा एक रिजल्ट देख लीजिए, नोट करने की जरूरत है तो नोट करिए, अदरवाइज आप जानते होंगे इसे। क्या आगे मूव कर सकते हैं? इसे देख लें और कोई डाउट तो खैर नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो पूछें। चलिए ठीक है, तो मैं आगे मूव करता हूँ। तो सेकंड केस में ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए रॉड है बट जिसमें लैम्डा वेरिएबल है, अगेन द लेंथ इज एल, and the linear mass density is given by the expression a plus bx, या ax plus b actually, ax plus b। तो दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। तो अभी हमने फिर से वही करना है कि x दूरी पर जाना है, छोटा सा एलिमेंट लेना है dx, और फिर dx का मास लिख देना है dm, और ये dm क्या हो जाएगा, लैम्डा dx, और लैम्डा इस बार क्या है, वेरिएबल, यानी x का फंक्शन, तो ax plus b into dx। और हमें चाहिए होता है एक्सियम, यानी इंटीग्रल एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम। तो फिर से वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम हो जाएगा, जो कितना होना है x, और डी एम की जगह मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डी एक्स, दैट इज ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और लिमिट्स होंगी 0 to l। तो इसे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसे इंटीग्रेट करना है 0 to l, तो ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एंड द लिमिट्स आर 0 to l। तो लिमिट्स पुट कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी, चाहे तो हम जल्दी से निकाल भी लेते हैं। तो ए एल क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2, तो दिस इज द न्यूमरेटर। एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर? तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैम्डा डीएक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to l। तो लैम्डा इस बार क्या है, ए एक्स प्लस बी, राइट, और ये डीएक्स है, तो 0 से l तक इंटीग्रेट कर दें, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड बी एक्स, लिमिट्स आर 0 to l, तो हमें मिल गया ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल, है ना, ये तो 0 आएगा। तो दिस इज योर डी, सो एन अपॉन डी विल गिव यू एक्स सी एम। तो छोटा सा मेथड, छोटा सा एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्या इसमें कोई डाउट है? ओके, चलिए तो मूव करते हैं आगे। तो इसी मेथड को यूज करते हुए एक्चुअली हम लोग शेल का, सॉलिड स्फीयर का, हाफ डिस्क का रिजल्ट लेके आते हैं, और अभी हम उसको डेफिनेटली यूज नहीं करेंगे, रिजल्ट ही हमें चाहिए, राइट। मूव करते हैं, चलिए आगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं। चलिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से पहले एक चीज देखते हैं कि अगर कोई पार्ट रिमूव कर दिया जाए किसी बॉडी से, तो सेंटर ऑफ मास को कैसे लोकेट करते हैं। तो चलिए हेडिंग लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी whose a part is removed। ठीक है, तो ये केस एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, तो देखें, चल देखें कि अगर मान लीजिए कोई डिस्क है, डिस्क है, और उसमें एक छोटा सा पार्ट हमने रिमूव कर दिया, जैसे कि ये एक स्मॉल डिस्क हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड रिमूव करने से पहले जो टोटल मास था वो m था और रेडियस r था। तो अगर कोई पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, इन जनरल जो मेथड है वो क्या है? तो मेथड इज center mass of the system is given by total mass into capital X minus small m into small x over m minus small m। अब ये capital X क्या है? capital X है x coordinate of the center mass of the original body। जो original body थी, डिस्क थी, जैसे इस केस में वो capital X, and what is small m? The mass removed is small m। ठीक है ना, इस केस में जैसे ये ब्राउन वाला मैंने डिस्क बनाया है छोटा सा, इसका मास जो होगा वो स्मॉल एम होगा, और स्मॉल एक्स क्या है, जो रिमूव्ड मास है उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज फॉर्मूला है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्स क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास ऑफ कैपिटल एम,
एंड स्मॉल x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास ऑफ द स्मॉल m। स्मॉल m क्या चीज है, जो मास हमने रिमूव किया है। तो चलिए अगर मैं इसको अप्लाई करूं इस केस में, तो कैपिटल M तो चलिए कैपिटल M ही है, ये मास रिमूव करने से पहले डिस्क का मास, और सेंटर ओरिजिन है उसका, और सेंटर पे होगा सेंटर मास, तो यानी कैपिटल X की वैल्यू होगी 0 इस केस में। और जो मास रिमूव किया गया है वो हम चलिए अलग से निकाल भी लेते हैं। तो स्मॉल m क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस स्मॉल डिस्क। तो स्मॉल डिस्क का रेडियस जैसे r/2 है, तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ से हमें मिलता है स्मॉल m की वैल्यू m/4। ठीक है, तो स्मॉल m हो जाएगा m/4। चलिए, तो ये m/4 मैंने पुट कर दिया, और स्मॉल x क्या होगा, स्मॉल x इज द सेंटर मास ऑफ द मास रिमूव्ड, यानी ये वाला सेंटर, तो डेफिनेटली ऑरिजिन से कितना दूर है, तो ये r/2 डिस्टेंस पे है, तो ये हमने स्मॉल x की वैल्यू रख दी r/2। और नीचे क्या आना है, m माइनस स्मॉल m, और स्मॉल m क्या था, m/4। तो यहाँ से ये सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस mr/8 है, और ये आ रहा है 3m/4। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -r/6, यानी इस पार्ट रिमूव करने के बाद जो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा -r/6। और ये देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, तो y कोऑर्डिनेट अगर निकाल भी लोगे तो 0 आने वाला है, वो आप निकाल के देख सकते हैं, बिकॉज लाइन ऑफ सिमेट्री इस केस में x एक्सिस ही है ना। और ये हमें पता है कि सेंटर मास हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। चलिए, ये भी जल्दी से नोट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, और फिर चलते हैं आगे। चलिए मूव करते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ दिस सॉरी मोशन ऑफ द सेंटर मास, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं r के टर्म्स में, RCM क्या होता है भाई, m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है ना, यही होता है। तो अगर इसे मैं डिफरेंशिएट कर दूं रिस्पेक्ट टू टाइम, तो drcm by dt विल गिव मी द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो dr by dt लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, m1 d by dt ऑफ r1 प्लस m2 dr2 by dt, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस और समेशन ऑफ मासेस। तो ये मैं लिख सकता हूँ VCM, यानी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास, एंड दिस इज m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। यानी अगर मैं सिस्टम के में दो पार्टिकल्स मान लूं केवल m1 m2, तो v1 is the velocity of m1 because dr1 by dt is the velocity of v1 and dr2 by dt is velocity of v2 second particle, राइट। तो इन दोनों का वेलोसिटी अगर मेरे पास है, मासेस हैं, तो यूजिंग दिस फार्मूला आई कैन गेट द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर मास वेलोसिटी VCM। तो VCM को एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ACM, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर मास। तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, डायरेक्टली लिख दिया m1, और यहाँ पे m1 a1 प्लस m2 a2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। तो सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन है वो इस फॉर्मूले से है, यानी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हों, फिलहाल मैंने दो माने हैं, तो अगर उनके इंडिविजुअल एक्सेलरेशंस पता है, हमें a1 a2 पता है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें सेंटर मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो m1 a1 प्लस m2 a2 ओवर m1 प्लस m2। अब अगर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, तो पहला पार्टिकल है जैसे m1, उसका एक्सेलरेशन है f1 a1 सॉरी, तो उस पर जो नेट फोर्स होगी वो मैं f1 लिख सकता हूँ, इस पर भी मैं f2 लिख सकता हूँ, तो ये आ गया m1 प्लस m2। अब जो f1 है वो क्या होगा, वो जितने भी इंटरनल या जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है सबका रिजल्टेंट है ऑन m1, राइट। इंटरनल का बोला मैंने, सिस्टम में मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, तो m1 पर फोर्स कोई एक्सटर्नल बॉडी भी लगा रही होगी, मे बी यहाँ जो और पार्टिकल्स हैं सिस्टम के वो भी लगा रहे होंगे, उन सब का रिजल्टेंट जो है वो f1 है। तो जो भी नेट फोर्स लगेगी m1 पर, f1 वही तो बराबर होगी m1 into a1 की न्यूटन सेकंड लॉ से। तो f1 में अंडरस्टूड है क्या क्या इन्वॉल्व है, इंटरनल फोर्सेस भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, ऐसे ही f2 में भी इंटरनल भी हैं प्लस एक्सटर्नल भी हैं एंड सो ऑन। पर हम जानते हैं कि इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं, वो हो जाएंगी कैंसिल, यानी सभी पार्टिकल्स के इंटरनल फोर्सेस की अगर हम एक साथ बात करें, उनका रिजल्टेंट अगर निकालें तो हमें 0 मिलने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि f1 प्लस f2 प्लस f3 fn तक जितने भी पार्टिकल्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो केवल और केवल बराबर होगा f एक्सटर्नल के, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस तो होने वाली हैं कैंसिल, बिकॉज वो एक्सिस्ट करेंगी इन पेयर्स, राइट। तो यहाँ पर मेरा एक फॉर्मूला आ गया इंपॉर्टेंट कि F external actually is given by m1 plus m2, that is the total mass into ACM, right? ACM
तो इसे भी चलिए हम लोग नोट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ आने वाले हैं, जैसे इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, यानी इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 देन एसीएम इज 0, है ना, सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। और सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है आइदर द सेंटर मास इज एट रेस्ट और इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि VCM is a constant, right? Either 0 or non-zero, but will remain same. So it will not change with time if F external is 0. तो जरा इस वाले रिजल्ट हम देखते हैं। VCM का जो फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, ये जो VCM का फॉर्मूला है, यहाँ से हमें क्या मिलता है देखने को, कि M1 plus M2 into VCM जो है वो क्या आ रहा है, M1 V1 plus M2 V2। सही है, ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि भाई ये राइट हैंड साइड में क्या था, ये है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। देखो ध्यान से, यानी M1 V1 plus M2 V2 और भी है अगर M3 V3, उन सबका वेक्टर सम जो है वो हमें क्या दे रहा है, हमें पूरे सिस्टम का मोमेंटम दे रहा है एट एनी इंस्टेंट। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टोटल मास इनटू VCM। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमें पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना हो तो एक तो तरीका हमारे पास यही है कि इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम निकाल के उनका वेक्टर सम ले लें, या दूसरा तरीका ये है टोटल मास इनटू VCM करते हैं। अगर टोटल मास इनटू VCM कर देते हैं इन द वेक्टर फॉर्म, दैट विल आल्सो गिव अस द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इसको भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो कई बार VCM यूज करना पड़ता है बहुत से नॉमेनकल्स में। इफ वी नो द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर मास एंड वी नो द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, then total mass into VCM will give us the total momentum of the system। तो ये एक रिजल्ट है, इसे आप नोट कर लें। और यहीं पर आगे बढ़े, जैसे हमने बात की थी कि F एक्सटर्नल अगर 0 है तो ACM 0 है, ACM 0 है तो VCM कांस्टेंट है। तो VCM अगर कांस्टेंट है तो यानी VCM में कोई चेंज नहीं, राइट? और VCM में अगर कोई चेंज नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम भी क्या है, कांस्टेंट। तो यानी अब हम लिख सकते हैं कि इफ F एक्सटर्नल इज 0, VCM इज कांस्टेंट और momentum of the system is conserved। Momentum of the system is conserved। ठीक है ना? तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट और विल रिमेन कंजर्व्ड। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए नोट कर लेते हैं इसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो इससे पहले कि हम मोमेंटम कंजर्वेशन के सवालों पे जाएं या उसका एप्लीकेशन देखें, एक छोटा सा रिजल्ट, एक छोटा सा पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है कि जैसे हम जानते हैं कि इफ एक स्पेशल केस की तरह ले लीजिए कि अगर एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर 0 है और इनिशियली मान लीजिए सेंटर मास की वेलोसिटी भी अगर 0 थी, है ना, ये दो कंडीशन होनी चाहिए कि एफ एक्सटर्नल इज 0 एंड द सेंटर मास एट रेस्ट। अगर ऐसा है तो अगर इंडिविजुअल बॉडीज मूव भी करती हैं, ठीक है ना, शिफ्ट भी करती हैं, तो नेट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सेंटर मास इज 0। यानी सेंटर मास अपनी जगह से कहीं जाने वाला नहीं है अगर एफ एक्सटर्नल 0 था और सेंटर मास की वेलोसिटी 0 थी। तो हम लिखेंगे इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 एंड VCM is 0, then shift in the position of the center mass, ठीक है ना, सेंटर मास। तो COM हम सेंटर मास के लिए लिख देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए भी केवल लिख देते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ क्या मतलब है। तो यहाँ है सेंटर ऑफ मास एक्चुअली, है ना, देन शिफ्ट इन द पोजीशन सेंटर मास इज 0, दैट इज देयर इज नो शिफ्ट। तो इसका यूज क्या है ना, इस पे बहुत अच्छी छोटे छोटे सवाल आते हैं। तो जैसे मान लो हम जानते हैं कि XCM है, मान लो M1 X1 प्लस M2 X2 और ये है M1 प्लस M2, ठीक है। तो दो बॉडीज है मान लो सिस्टम में, है ना, एक्स एक्सिस का लॉन्ग रखी हुई है और दोनों में कुछ कुछ शिफ्ट होता है।
तो ये देखिएगा जो भी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, यानी जैसे पहले 5 पे था, अभी 7 पे आ गया, 10 पे आ गया, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट इज अ चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज अ शिफ्ट इन द बॉडी, राइट। तो व्हेनेवर एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीजेस विल से द शिफ्ट इज पॉजिटिव, और जब भी एक्स कोऑर्डिनेट घटता है, डिक्रीज करता है, तो हम कहेंगे शिफ्ट इज नेगेटिव। तो इसको अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, डेल्टा एक्ससीएम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 ओवर समेशन ऑफ मासेस। ठीक है जी, लिख सकते हैं ऐसा। तो डेल्टा एक्ससीएम is m1 delta x1 plus m2 delta x2 over summation of masses, where delta x1 is what? It is a shift in the position of m1, and delta x2 is a shift in the position of m2. And what is delta xcm? It is shift in the center of mass position. ठीक है ना? तो शिफ्ट हो सकता है, डेल्टा एक्ससीएम भी नॉन जीरो आ सकता है, बशर्ते या तो सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी रही हो या एक्सियल फोर्स हो, राइट। बट इफ, जैसे मैंने ऊपर लिखा, if external force is zero and the center of mass velocity is zero, then delta xcm is zero always। ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे फिर से लिख के, if fxl is zero and vcm is zero, delta xcm is zero। तो शिफ्ट इन द सेंटर मास जो है वो जीरो रहेगा, राइट। और इस पर यूज, इस पे अप्लाई करते हुए हम एक दो सवाल देखेंगे। तो यहाँ तक इस फॉर्मूले को नोट कर लें। गुड, चलिए इसको अप्लाई करते हुए देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है कि जैसे कोई प्लैंक है और स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, कई बार बहुत सी लैंग्वेज यूज करेंगे, जैसे एक बोट है स्टिल वाटर पर रखी हुई है, या एक प्लैंक है स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, और उसके ऊपर एक पर्सन है जिसका मास क्या है, स्मॉल, एंड देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, है ना, दिस इज स्मूथ या फ्रिक्शनलेस कह सकते हैं, फ्रिक्शनलेस। और इनिशियली दोनों क्या थे, रेस्ट में। अब इसका लेंथ क्या है, एल, और मैन क्या करता है, ए एंड से चलता हुआ बी एंड तक पहुंच जाता है, यानी मैन मूव्स फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट हैंड। तो व्हाट इज द शिफ्ट इन द प्लैंक्स पोजीशन, या हाउ मच बाय व्हाट डिस्टेंस द प्लैंक विल मूव, राइट। तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, इफ मैन मूव्स फ्रॉम ए टू बी, find the distance moved by the plank, distance moved by the plank। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखने वैसे तो हम, मुझे लगता है कर भी लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से देख लेते हैं कि मैन जो है ए से बी जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि द प्लैंक मूव्स बाय डिस्टेंस एक्स। ठीक है, तो मान लेते हैं प्लैंक जो है, तो लैंग्वेज लिखने की जरूरत तो फिर वैसे नहीं, लेट द प्लैंक मूव्स टुवर्ड्स राइट, बाय डिस्टेंस एक्स। ठीक है, अब हम अपना ये फॉर्मूला लगा देंगे कि डेल्टा एक्ससीएम जो होता है वो क्या था, m इंटू डेल्टा x1 प्लस स्मॉल m इंटू डेल्टा x2 और समेशन ऑफ मासेस। ठीक है, अब हमें मालूम है कि भाई इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था और एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो ये तो हम चलिए पुट कर ही देते हैं। नाउ राइट में जा रहा है, राइट में जाने का मतलब है इंटू एक्स, नाउ दिस प्लस m, है ना। अब डेल्टा x2 की बात करनी है, स्मॉल m की बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से करते हैं कुछ, कि जैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, उसी तरीके से हम देखेंगे। जैसे कि प्लैंक को पहले रेस्ट में मान लो, प्लैंक अगर रेस्ट में है तो प्लैंक का रेस्ट रिस्पेक्ट में अगर ये लेफ्ट में आता है बाय डिस्टेंस एल, तो इसका शिफ्ट कितना है, माइनस एल। बट अगर ये राइट में चला जाता है, राइट में चला जाता है विद अलोंग विद द प्लैंक, तो कितना डिस्टेंस जाएगा, एल से जाएगा, तो सॉरी एक्स से जाएगा, तो हम लिख देते हैं प्लस एक्स। तो ये सब देख लीजिएगा, द शिफ्ट इन द एक्स कोऑर्डिनेट of the smaller is minus L, ठीक है। और नेट शिफ्ट माइनस L प्लस mx
फाइनली x is ml upon small m plus capital M. तो सवाल को मिल सकते हैं आपको, राइट। तो बस दो ही कंडीशन हमें चेक करनी है कि एफ एक्सटर्नल क्या जीरो है, सीएम जीरो है। अगर ऐसा है तो नेट शिफ्ट इन द सेंटर मास इज जीरो, और यूजिंग दिस कांसेप्ट वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वन बॉडी। चलिए चलिए डन फातिमा, ओके। चलिए अब एक छोटा सा केस और देख ले। जैसे कि मान लीजिए कोई हॉट एयर बैलून है और ये स्ट्रिंग है बहुत बड़ी सी, और यहाँ पे कोई मैन है और ये हैंग कर रहा है इन द स्पेस, राइट। और हैंग कर कैसे, अपथस इज एक्टिंग ऑन अपर डायरेक्शन एंड द टोटल डाउन नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज एयर इज प्रेजेंट एंड अपथस लग रहा है, तो एयर एब्सेंट तो नहीं है, ठीक है ना। बस ये अलग बात है कि हम विस्कस फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, विस्कस फोर्सेस नहीं लेंगे, राइट। Now upthus is acting upwards and the total weight of the system acting downwards. तो मैन का मास हो गया स्मॉल m, बैलून का हो गया कैपिटल M, और इनके बीच की दूरी हो गई L। तो अगर मान लीजिए अब मैन इस रस्सी को पकड़ के A से B तक चढ़ जाता है, ठीक है ना, बैलून के पास पहुंच जाता है, तो by what distance this balloon will shift downwards, right? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं y में चूंकि हो रहा है मोशन, हम लिख देते हैं कैपिटल M into y1 प्लस स्मॉल m into y2 ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है ना। डेल्टा बल्कि डेल्टा लगाना चाहिए, चेंज इन एक्सीएम और चेंज इन y1 चेंज इन y2। तो डेल्टा वाईसीएम तो जीरो होने वाला है बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो एंड द सेंटर मास वाज एट रेस्ट, तो इसको तुम जीरो कर देते हैं। अब मान लो कि कैपिटल वाई जो है, सॉरी कैपिटल एम जो है नीचे आता है बाय वाई डिस्टेंस, तो डाउनवर्ड में वाई में डिक्रीज हुआ है तो माइनस वाई नेगेटिव साइन, तो ये शिफ्ट है, माइनस वाई इज द शिफ्ट इन द कैपिटल। स्मॉल एम के लिए देखें क्या कि स्मॉल एम जो है रिलेटेड टू द बैलून या थ्रेड ऊपर गया है ना, बाय डिस्टेंस एल, बट बैलून के साथ नीचे आया है, तो ये माइनस वाई, और नेट शिफ्ट को हमने कर देना है जीरो। नीचे तो खैर समेशन ऑफ मासेस है, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम वाई माइनस का, और माइनस का एम वाई अगेन, और प्लस एम एल। तो यहाँ से वाई आ गया फिर से एम एल अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो ये शिफ्ट के हैं रिजल्ट्स, है ना, इसे नोट करें। तो यानी जो हमने प्लैंक के लिए हॉरिजॉन्टली किया था वो यहाँ वर्टिकल है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, कोई खास फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं था, यहाँ फोर्सेस तो हैं बट वो बैलेंस कर रहे हैं, नेट फोर्सेस जीरो, ओके। हाँ जी, तो कहाँ से रिपीट करना है, व्हाट यू हैवंट अंडरस्टूड। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों जो सवाल हैं, दोनों जो सवाल हैं, कौन से वाले, प्लैंक वाला सवाल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, प्लैंक के ऊपर मैन था, राइट। चलिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ प्लैंक के ऊपर मैन है एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ था, यानी कोई फोर्स नहीं है। देखिए सोचिए हवा में एक हॉट एयर बैलून है ना, एक थ्रेड है, और एक मैन जो है ना रस्सी को पकड़ के हैंग कर रहा है, लटका हुआ है। इमेजिन करिए ऊपर कहीं एक बैलून है, थ्रेड है, रस्सी है, और मैन जो है रस्सी से लटका हुआ है, और बैलून से उसकी जो दूरी है वो कैपिटल एल है। अब मैन उस रस्सी पर चढ़ना शुरू करता है और बैलून तक पहुंच जाता है, यानी ए से चलता है और बी तक। कैपिटल एम और स्मॉल एम का जो सिस्टम है हवा में लटका हुआ ये सिस्टम, ठीक है ना, ये रेस्ट पे था इनिशियली, और इस पर नेट फोर्स क्या थी, जीरो।
तो कई बार हमें माइंड में आता है भी नेट फोर्स जीरो कैसे कैसे, कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो एक तो डेफिनेटली लग रहा है उनका वेट, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, है ना, जो डाउनवर्ड लग रहा है। और उसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो एयर का फोर्स है, अप थ्रस्ट है, बॉइंट फोर्स है, जो आपको आइडिया है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप जानते हैं। तो जो भी बैलून का वॉल्यूम होगा उसको वॉल्यूम को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी कर देंगे, जरूरत नहीं है फिलहाल। लेकिन वो अपथस होगा जो बैलेंस कर रहा है इस सिस्टम के वेट को। तो अगर अपथस ऊपर है जो एक एक्सटर्नल फोर्स, वेट नीचे है, लगाया एक्सटर्नल फोर्स है, और दोनों बैलेंस कर रही हैं, तो नेट फोर्स ऑन द, जब नेट फोर्स जीरो है और सेंटर मास इनिशियली रेस्ट पे था, तो क्या सेंटर मास शिफ्ट होगा, कहीं जाएगा? तो आंसर है नो, वो कहीं जाने वाला। तो मैन अगर मूव करता है ऊपर मान लीजिए, तो बैलून मूव करेगा नीचे, सो दैट कि जो सेंटर मास की वेलोसिटी है वो हमेशा मेंटेन रहेगी जीरो, यानी सेंटर मास कहीं जाने वाला नहीं है। पहले इस कंसेप्ट को पकड़ना है, और फिर हम सोचेंगे कि चलिए फॉर्मूला क्या लगाना है फिर। तो जैसे शिफ्ट इन द पोजीशन सेंटर मास का फॉर्मूला होता है, जैसे डेल्टा वाईसीएम क्या होता है, कैपिटल एम डेल्टा वाई वन प्लस स्मॉल एम डेल्टा वाई टू ओवर एम प्लस कैपिटल एम, शिफ्ट का फॉर्मूला। शिफ्ट जीरो है, क्यों जीरो है, ये बैलून नीचे शिफ्ट हुआ है अलॉन्ग द थ्रेड, यानी बैलून और थ्रेड जो नीचे की तरफ आए हैं बाय वाई, तो शिफ्ट क्या मानेंगे, माइनस में, नेगेटिव में, बिकॉज डाउनवर्ड शिफ्ट इज नेगेटिव, अपवर्ड इज पॉजिटिव, राइट। तो हमने फॉर्मूला लिखा माइनस एम वाई, बिकॉज शिफ्ट इज नेगेटिव फॉर कैपिटल एम। चलिए प्लस, अब क्या करते हैं, अब स्मॉल एम की नेट शिफ्ट की बात करते हैं। तो स्मॉल एम की नेट शिफ्ट की बात करेंगे तो बैलून के रिस्पेक्ट में तो गया वो ऊपर, जैसे हमने कहा ना, दो स्टेप में हम कर सकते हैं। पहले बैलून को रेस्ट में मान लो, जब रेस्ट में मानोगे तो मैन गया ऊपर बाय डिस्टेंस एल, राइट, तो उसका शिफ्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मैंने ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, प्लस एल। अब मान लो ऊपर पहुंच चुका है, ऑल्दो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस चल रही है, बट हम स्टेप में कर सकते हैं। नाउ द होल सिस्टम इज कमिंग डाउन बाय डिस्टेंस y, बिकॉज बैलून नीचे आया तो मैन भी नीचे आया हुआ, तो ये हमने लिख दिया माइनस y। तो नेट शिफ्ट क्या है मैन का, वो है प्लस एल माइनस y, ठीक है। तो एल माइनस y हो गया नेट शिफ्ट इन मैन, और माइनस y शिफ्ट हो गया बैलून का, और दोनों का जो अगर फॉर्मूला पुट करें तो डेल्टा वाईसीएम जो है सेंटर मास का जो y का शिफ्ट है वो क्या होगा, जीरो, और उसे जीरो पुट करेंगे बन जाएगी इक्वेशन, और इससे हमें y की वैल्यू निकल मिल जाएगी। और ये y था क्या, ये था द डिस्टेंस बैलून हैज मूव्ड इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या भी क्लियर है? ओके, चलिए शिफ्ट वाला सवाल हमने देखे। अब आते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। सेंटर मास की वेलोसिटी जीरो थी, फोर्स था नहीं, ठीक है, तो शिफ्ट सेंटर मास का जीरो होना था। पर अब कुछ सवाल मिलेंगे जब डेफिनेट शिफ्ट हो सकता है, सेंटर मास की वेलोसिटी होगी, राइट। यानी एक्शन फोर्स के एब्सेंस में द सिस्टम का मोमेंटम इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, है ना, यानी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेट्स सी, तो नेक्स्ट पेज लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चलिए फिर से पहला सवाल, यानी कि वही प्लैंक ले लेते हैं, लगता है सिंपलेस्ट उसका यही होता है केस। तो स्मॉल एम मास ले लिया हमने मैन का, और कैपिटल एम का हमने ले लिया प्लैंक का, और ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है ना, देयर इज नो फ्रिक्शन। नाउ मैन स्टार्ट्स रनिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक विद द स्पीड vr टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो मैन दौड़ना शुरू करता है इधर vr से, v स्मॉल r से, रिलेटिव टू द प्लैंक। इफ मैन स्टार्ट्स रनिंग with the speed vr relative to the plank, find the speed with which plank moves, ठीक है ना, with respect to the ground, यानी प्लैंक की स्पीड निकालनी है with respect to the ground। तो मुझे अंडरस्टैंड करना है कि जब भी मोमेंटम कंजर्व करना है ना, तो पूरी काइनेमेटिक्स में, पूरे मैकेनिक्स में rather,
एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो लेना ही, तो जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में आप वर्क करेंगे, ठीक है ना, उसी के रिस्पेक्ट में आप एक्जेक्टली वर्क करेंगे। वो इनर्शियल भी हो सकता है, वो नॉन इनर्शियल भी हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो फिलहाल हम ग्राउंड फ्रेम से वर्क कर रहे हैं नॉर्मली, जैसे इस केस में ग्राउंड फ्रेम से वर्क कर रहे हैं और उसको हम अज्यूम इनर्शियल है, ऑल्दो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो भी इनर्शियल नहीं है, बिकॉज़ वी नो कि अर्थ एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है, तो इनर्शियल तो नहीं हो सकता, बट हम वहां मान लेते हैं इट इज इनर्शियल अज्यूम, बिकॉज जो भी सूरोज इन्वॉल्व है उनका माइंड बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, तो उनको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे इनर्शियल माना गया है। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से वर्क कर रहा हूँ और मोमेंटम कंजर्व करता हूँ, तो मुझे क्या लिखना होगा, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, है ना, भागने से पहले इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, भागता है, फाइनल मोमेंटम क्या है, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज होने वाला नहीं है, एंड वी कैन इक्वेट द फाइनल मोमेंटम टू द इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सेज। चलिए, तो मोमेंटम कंजर्व करना तो ध्यान बस इतना सा रखना है कि वेलोसिटीज अभी फिलहाल उसी फ्रेम में होनी चाहिए जिस में आप वर्क कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम वर्किंग ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटीज भी होंगी ग्राउंड फ्रेम से। तो चलिए लिखते हैं, तो हम अज्यूम कर प्लैंक ने राइट में जाना शुरू किया विद वेलोसिटी v, है ना, लेट वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक इज v, ठीक है ना, फाइनल और इनिशियल तो क्या जीरो है, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक सॉरी मैन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ध्यान देखो, v माइनस v स्मॉल r टुवर्ड्स राइट, v माइनस वी आर, या तो v माइनस वी आर ले लें या v आर माइनस, ठीक है, यानी इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी, क्या ले लें, v माइनस वी आर ले लें, ठीक है। तो v मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, यानी मैन के भागने से पहले, तो मैन भी रेस्ट पे था, प्लैंक भी रेस्ट पे था, तो ये तो था जीरो। अब फाइनल मोमेंटम जो है वो क्या है, प्लैंक मूव करता है राइट में, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा m into v, आई कैप लगा सकते हो चाहो तो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हो मानते हो, ठीक है। और स्मॉल m इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो इसका जो मोमेंटम होगा m into वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो हो जाएगा v माइनस वी आर, आई कैप, राइट। तो इसे ध्यान से बस लिख लेना, और जब फाइनल मोमेंटम लिख लिया हमने ग्राउंड फ्रेम में, तो फाइनल इज इक्वल, फाइनल को पी इनिशियल के बराबर कर दो, तो यहाँ से एम वी, कैपिटल एम वी आई प्लस स्मॉल एम वी माइनस, तो एम वी प्लस स्मॉल एम वी माइनस स्मॉल एम वी आर इक्वल टू जीरो, तो कैपिटल वी आ गया एम वी आर अपॉन एम प्लस। हालांकि जो शिफ्ट वाला फॉर्मूला हमने निकाला था, कई बार उसको डिफरेंशिएट करके भी ये डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, बट राइट नाउ आई एम अप्लाइंग एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इन केस, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इनिशियल मोमेंटम जो था वो जीरो था सिस्टम का, रेस्ट पे थे दोनों, और फाइनली अगर मैन भागना शुरू करता है लेफ्ट में और प्लैंक ग्राउंड के फ्रेम में मूव करता है v से टुवर्ड्स राइट, तो दोनों का हमें वेलोसिटी चाहिए या मोमेंटम चाहिए रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और वो निकालकर हम उन्हें वेक्टोरली ऐड कर देंगे, तो ये हमें देगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और जब हम इनिशियल को फाइनल से इक्वेट करेंगे, तो जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी वहां से हम अपने अननोन को फाइंड कर लेंगे, और वो आने वाला है ये कैपिटल बी यानी स्मॉल एम बी आर ओवर स्मॉल एम प्लस कैपिटल। तो यहाँ तक देखिए कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, तो आई होप कर लिया आपने, चलिए। ओके, अब अगर मान लीजिए छोटे छोटे सवाल आपको देखें, जैसे कि मान लीजिए कोई कैनन है, और ये एंगल है, मान लीजिए क्या मान लीजिए थीटा मान सकता हूँ, ये इन जनरल यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकता हूँ, चलिए मैं थीटा मानता हूँ। तो यहाँ से एक शॉट को मूव करवाया गया विद सम वेलोसिटी से, मास इज स्मॉल एम एंड द वेलोसिटी इज v नॉट। तो आपको बताना है कि कैनन जो है ये किस स्पीड से रिकॉइल करेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कैनन रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड।
जो ये फायर हुआ शॉट जिसका मास m था, वेलोसिटी v0 थी विद रिस्पेक्ट टू द कैनन। ओके, ये v0 क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, तो इसका मास कैपिटल M है। तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था और ये स्मॉल m जो है मास ऑफ द शॉट है, और v0 क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कैनन है, और कैपिटल V क्या है? द रिकॉल वेलोसिटी कह सकते हैं ऑफ द कैनन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज वी वांट टू फाइंड कैपिटल V, द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग? तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम पर अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या y डायरेक्शन में नेट फोर्स है, तो आप क्या बोलोगे? Yes or no? When the shot is fired at that instant, क्या ग्राउंड का कोई फोर्स है? कैपिटल M और स्मॉल m पर अगर हम बात करें तो क्या ग्राउंड नेट फोर्स ऊपर कहीं लगाया है? तो होगा, ठीक है ना? तो आपने कहा नहीं लगाया है। ओके, वैसे चलिए मैं बता दूं, आंसर है डेफिनेटली लगाया है। लगाया है, क्यों लगाया है? चलिए उस पर बात करते हैं। यानी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अभी कैपिटल M प्लस स्मॉल m के बराबर ठीक है नहीं रहेगी, ठीक है ना? तो ये करते हैं, स्मॉल m की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, स्मॉल m की वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी v0 cos थीटा माइनस v, ग्राउंड फ्रेम से, है ना? अगर ये कैनन फिक्स होता तो इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली क्या होती? v cos थीटा, और जो मूव कर गया पीछे इसका मतलब नेट माइनस v, राइट? और कैपिटल M की वेलोसिटी को मैंने v0 sin थीटा है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो सिस्टम का मोमेंटम है y डायरेक्शन में, वो देखिएगा चेंज हुआ है। पहले 0 था, अभी जो कैपिटल M है वो तो हॉरिजॉन्टली मूव कर गया, तो वो y में तो नहीं मूव कर रहा, ना पहले कर रहा था ना बाद में। बट स्मॉल m की अगर बात करें तो स्मॉल m हैज गेन्ड सम मोमेंटम इन द y डायरेक्शन, यानी जो कैनन जो शॉट है बेसिकली उसका जो नेट मोमेंटम है इन द अपर डायरेक्शन वो नॉन जीरो है, वो स्मॉल m v0 sin थीटा है। तो इसका मतलब कैनन प्लस शॉट को सिस्टम माने तो भाई एक्सटर्नल फोर्स तो लगी है, क्योंकि बिना फोर्स लगे मोमेंटम चेंज होता नहीं है। तो सवाल आया कि फोर्स लगाई किसने, है ना? क्योंकि जो वेट था वो तो नीचे था, मोमेंटम का चेंज तो ऊपर आया है, तो भाई ये लगाई किसने? तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो भी नॉर्मल रिएक्शन इस वक्त लगा व्हाइल फायरिंग वो इम्पल्सिव था। अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में इम्पल्स की, यानी वहां नॉर्मल रिएक्शन जो लगा था, ठीक है ना, वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m के उस इंस्टेंट में बराबर नहीं था, इनफैक्ट ज्यादा था, ठीक है ना? एन बढ़ गया था, ठीक है? तो एन बढ़ गया था और नेट फोर्स जो थी सिस्टम पर वो अपर डायरेक्शन में आई, और अपर डायरेक्शन में आने की वजह से, राइट, ऐसा हुआ। क्योंकि देखिए इंटरनल फोर्सेस से कभी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स सही होती है। अगर आप कहेंगे सर फायर किया बीच में से वो स्प्रिंग विंग जो भी लगा होगा, तो वो जो कुछ भी था वो इंटरनल था। अगर मैं कैपिटल M प्लस स्मॉल m की बात करूंगा तो द ओनली एक्सटर्नल फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन दिस सिस्टम इज बाय द ग्राउंड, और ग्राउंड क्या फोर्स लगा रहा है? तो केवल नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़े वेरी करेगा, बढ़ जाएगा, और वो बढ़ी हुई फोर्स जो है वो पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर देगी इन दी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। It is conserved in the x direction because normal reaction जो एक्शन फोर्स लगी है वो लगी है y में, x में कोई फ्रिक्शन है नहीं, so we can conserve the momentum of the system in the x direction, है ना? तो हम लिखेंगे since there is no external force in the x direction, momentum of the system is conserved. Is momentum of the system is conserved in the x direction, ठीक है ना? तो इस बात को समझ लीजिएगा कि सिस्टम पर कोई नेट फोर्स नहीं है इन दी एक्स डायरेक्शन, इसलिए सिस्टम का जो मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में वो कंजर्व हो जाएगा। तो चलिए कंजर्व अगर हो जाएगा तो लिख लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन इन दी एक्स डायरेक्शन। तो क्या लिखें? लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम तो चलिए 0 था, और फाइनल क्या हो जाएगा? कैपिटल M इंटू V माइनस आई के साथ लिखना पड़ेगा, कैपिटल M तो माइनस एक्स में जा रहा है, और स्मॉल m की जो वेलोसिटी है वो v0 cos थीटा माइनस v है इन दी आई डायरेक्शन। तो दोनों का जो वेक्टर सामने है वो होगा 0, और जो 0 कर दें तो यहाँ सॉल्व करने में तो कोई खास बड़ी बात है नहीं। तो माइनस m इंटू v और प्लस m v0 cos थीटा है, तो यानी यहाँ से कैपिटल V की जो वैल्यू आती है वो m v0
cos थीटा अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M आ जाती है। तो दिस इज द वेलोसिटी विद व्हिच दिस कैनन विल रिकॉइल। बस देखिए मोमेंटम कंजर्व करने में तो हम यूज्ड टू हैं, पर ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर कि y डायरेक्शन में कैन तो आंसर है हाँ। तो y डायरेक्शन में वी कैन नॉट सिस्टम, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और एक सवाल अभी और लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, डन। ओके, तो चलिए फिर मूव करते हैं आगे, अगर हो चुका है सबका। तो एक सवाल हम और ले रहे हैं, जैसे कि ये है, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका मास क्या है कैपिटल M, एंगल है थीटा, और यहाँ पर एक छोटा सा मास है स्मॉल m, इसको रिलीज कर दिया गया रेस्ट से मूव करने के लिए। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे। नाउ द स्मॉल m इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड व्हेन इट रीचेस द बॉटम, लेट्स इट्स वेलोसिटी स्मॉल vr and its relative speed is vr with respect to capital M. और कैपिटल M की जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है v, because capital M is also free to move on the smooth surface, frictionless surface, right? ये हो क्या रहा है, स्मॉल m स्लिप होता हुआ नीचे आ रहा है और कैपिटल M स्लिप होता हुआ लेफ्ट में जा रहा है। और मान लीजिए ये गिवन है h is the height। तो मैं बताना है कि जब स्मॉल m जस्ट नीचे पहुंचेगा उस वक्त कैपिटल M की वेलोसिटी v क्या हो चुकी होगी, है ना। When small m reaches the ground, find velocity v of capital M। तो कैपिटल M की वेलोसिटी हमें निकालनी है जब स्मॉल m ग्राउंड तक पहुंच चुका है। तो हम क्या मानने वाले हैं कि जो ग्राउंड तक जस्ट पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी से रिलेटिव क्या है, v स्मॉल r, रिलेटिव, यानी विद रिस्पेक्ट टू द कैपिटल M इट्स वेलोसिटी इज v r, राइट। तो क्या करना चाहिए इसमें, तो ये भी बहुत स्टैंडर्ड से केस है। तो यहाँ पहला काम तो हम ये करेंगे कि वेलोसिटी रिलेटिव फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m क्या हो जाएगा, तो जैसे वो इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये x और ये y मान लें अगर हम, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो हम लिख सकते हैं v नॉट cos थीटा i कैप माइनस v नॉट बोल रहा हूँ v r sin थीटा j कैप, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्मॉल आई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, j डाउनवर्ड है, v i बिकॉज लेफ्ट में है और i डायरेक्शन में माइनस i में, तो ये लिख लेते हैं। अब हमें मालूम है कि भाई v ऑफ स्मॉल m रिस्पेक्ट टू कैपिटल M का जो फॉर्मूला है वो क्या है, vm माइनस v कैपिटल M, यानी वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m हो जाएगा v स्मॉल m प्लस v कैपिटल M, यानी इनका सम है और ये दोनों मैंने यहाँ लिखे हुए हैं तो दोनों ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं तो देखो क्या आता है, vr cos थीटा माइनस v i कैप minus vr sin theta j cap. So this is the velocity of small m when it just reaches the bottom, है ना, of the incline। तो ये इसकी वेलोसिटी है, यानी x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ठीक है, this is x कंपोनेंट और ये vy j है, हाँ vy नेगेटिव डाउनवर्ड है। अब हमारा नोन्स क्या है, v स्मॉलर हमारा नोन है, v कैपिटल हमारा नोन है, निकालना हमें हल लोग v h हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या क्या लगाने वाले हैं, तो पहले फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई वर्क डन, कंजर्व्ड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल m जब ऊपर से नीचे आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस करेगा वो कितना mgh। तो जो भी mgh में लॉस है
जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है दैट इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ। तो कंजर्विंग द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल व्हिच इज mgh और गेन इन काइनेटिक ऑफ कैपिटल M हाफ m v स्क्वायर गेन इन काइनेटिक ऑफ dx स्क्वायर dy स्क्वायर और क्या है हमने हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m dx क्या है हमारा v r cos थीटा माइनस v का होल स्क्वायर प्लस dy क्या है वी आर साइन थीटा यानी वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे जरा अच्छे समझ लें कि लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक ऑफ बोथ और ये सब कहां कर रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से। तो हमें वेलोसिटी भी कहां से चाहिए ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है ना। हमें कैपिटल एम पर बैठ के नहीं देखना कि आई नीड टू हैव वेलोसिटीज ऑफ बोथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो चलिए इंक्लाइन प्लेन का तो कैपिटल माना ही है ग्राउंड से, स्मॉल एम का रिलेटिव मान यहां से मुझे मिल जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आई होप ये क्लियर है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है। तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम उसमें नहीं लगाएंगे, बट इक्वेशन तो बनाएंगे। तो पहली क्वेश्चन ये मैंने बनाई है एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दीजिए। और इस केस में भी अगर मैं आपसे कहूं ओके डन, इस पूरे सिस्टम का वाई डायरेक्शन में क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? इस इंक्लाइन प्लेन पे स्मॉल एम जो स्लिप करता हुआ नीचे आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में क्या सिस्टम का मोमेंटम चेंज हुआ है? क्या बोलोगे, यस और नो? एक्स में तो चेंज नहीं हुआ, क्या वाई में हुआ है? या दूसरे शब्दों में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो क्या m प्लस स्मॉल एम जी के बराबर है, यस और नो? दिस n is it equal to the net weight of the system? क्या लग रहा है, yes or no? As the small m mass is slipping downwards and the normal reaction is acting on capital M by the ground, this n, so is this n equal to the net weight capital M plus small mg or greater than it or less than it? क्या बोल सकते हैं, कम है, ज्यादा है या बराबर है? क्वेश्चन तो ये बनेगा एक्चुअली, ऑब्जेक्टिव बनेगा। हाँ जी फातिमा, क्या बोल, एन इसके इक्वल है, ग्रेटर है, स्मॉल, टोटल वेट क्या है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी। चलिए बताइए पूरे सिस्टम का सेंटर मास का जो वाई में एक्सेलरेशन है या नहीं, वाई डायरेक्शन सिस्टम में कौन है कैपिटल एम और स्मॉल एम, तो वाई डायरेक्शन में सेंटर मास का एक्सेलरेशन है या नहीं है?
या सेंटर मास की वेलोसिटी है या नहीं है वाई में, इज इट डाउनवर्ड अपवर्ड, भाई मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? रही है, ओके। आवाज नहीं आ रही इसका मतलब तो पता है ना कि आवाज नहीं आ रही। चलिए भाई बताइए, अभी आवाज आ रही है ठीक से? कैन यू लिसन मी? आई एम ऑडिबल? ओके। चलिए तो अब मुझे ये बताओ कि भाई मैं जो इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो m प्लस स्मॉल एम जी के बराबर है, ग्रेटर है या स्मॉलर है? चलिए तो बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्मॉल एम की वेलोसिटी है वाई में, स्मॉल एम की जो वेलोसिटी है वाई में है, तो मैं वीसीएम अगर वाई की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल एम इंटू वी वाई ऑफ दिस, है ना, प्लस स्मॉल एम इंटू वी वाई ऑफ दिस अपॉन एम प्लस एम, ये तो कहूंगा। ऑल दो कैपिटल एम का वेलोसिटी नहीं है वाई में, अंडरस्टूड, बिल्कुल सही बात है, हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, बट जो स्मॉल एम है वो वाई में वेलोसिटी उसका है, और वो किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम का जो वेलोसिटी है सेंटर मास का वो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड होगा तो इसका मतलब इसका ए वाई भी किधर है, ए वाई भी डाउनवर्ड है। जो नॉन जीरो से जीरो, सॉरी जीरो से नॉन जीरो वेलोसिटी हो गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन मस्ट आल्सो बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सेंटर मास। और इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स जो सिस्टम पर है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तभी तो एक्सेलरेशन नीचे होगा ना, न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ। तो अगर नेट फोर्स नीचे है तो यानी फोर्स तो दो ही है, या तो वेट है या नॉर्मल रिएक्शन है। तो वेट नीचे लग रहा है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। एंड अभी हम कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि सेंटर मास का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है। जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होगा, इसका मतलब एन शुड बी लेस देन एम प्लस स्मॉल एम जी। ठीक है ना, इस तरह के छोटे मोटे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, एन बड़ा है छोटा है या बराबर है, तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि ए वाई जो है सेंटर मास का वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्स में तो है नहीं एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है, बट एक्स में वाई में एक्सेलरेशन है, और वाई में एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स भी होगी, है ना, और वो डाउनवर्ड है, इसलिए एन को कम होना पड़ेगा, तो एन इज लेस देन टोटल वेट। चलिए क्लियर है क्या, सभी क्लियर है? कुछ यस नो बोलो। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक तो एनर्जी कंजर्व कर दी हमने, है ना, इस इक्वेशन में कैपिटल वी और स्मॉल वी आर में हमने एक रिलेशन बना लिया, दूसरा कैसे बनेगा, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो चलिए अब लिखते हैं, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो स्मॉल एम का जो, चलो पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो जीरो है, तो स्मॉल एम का क्या हो जाएगा, स्मॉल एम का हो जाएगा वी आर कॉस थीटा माइनस वी, है ना, आई कैप, और इसका हो जाएगा माइनस एम इंटू वी आई, ठीक है ना, कैपिटल एम का। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, ठीक है ना, एक एनर्जी कंजर्वेशन से आया, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से आया, और दोनों को यूज करते हुए आप निकाल सकते हैं इन दोनों अननोन्स को, यानी कैपिटल वी की वैल्यू निकाली जा सकती है, राइट। तो ये सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट इसके कन्वर्ट करके स्टेप्स यूज हो सकते हैं, और सिंपल ये वैसे आपको क्लियर ही होगा। तो एनर्जी कंजर्व करना है और मोमेंटम कंजर्व करना है, बस समझना ये है कि एनर्जी कंजर्व करने की जो कंडीशन थी वो क्या थी, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, है ना, वी कैन कंजर्व। और दूसरा मोमेंटम के वाई में कंजर्व नहीं कर सकते, बिकॉज वाई में नेट फोर्स है,
बट एक्स में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स में सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल मिल सकता है आपको। लेट्स सी वो क्या है। अगर मान लो एक ट्रायंगल ले लें इक्विलेटरल, और यहाँ 3 आइडेंटिकल मासेस हैं m each, and all are moving toward the center with a velocity v. ये a है, ये b है और ये c है। तीनों वो पे आते हैं, कोलाइड होते हैं, कोलिजन होता है। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। सच दैट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन हमें पढ़ना है अभी, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि डिटेल में जाना है अभी, वो अलग चीज है। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ठीक है कोलिजन हुआ, तो आफ्टर कोलिजन A comes at rest, comes at rest. B retraces its path, retraces its path, right? तो आपको बताना है कि finally retraces its path, right? और finally C moves in which direction, है ना? Find in which direction C will move, है ना, after the collision. तो ये O में बना देता हूँ। तो चलिए आप थोड़ा सा फटाफट बता सकते हैं कि इनिशियली ए बी सी, 3 वर्टेक्स से 3 आइडेंटिकल मासेस मूव करना स्टार्ट करते हैं विद द वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। कोलिजन होता है ओ पे, कोलिजन होने के जस्ट बाद ए तो आ जाता है रेस्ट में, बी वापसी चल देता है, यानी ओ से सी बी चल देता है, तो सी फाइनली किधर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको बताना है। तो बिना कुछ सॉल्व किए हम बहुत आराम से इसे बता सकते हैं, तो जल्दी से बताएं, इन विच डायरेक्शन द सी विल मूव। तो मुझे पहले ये बताइए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब चल रहा है ये, है ना, वर्टिकल प्लेन में नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जैसे एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, सी भी इधर जा रहा है, ऑल आर मूविंग टुवर्ड द सेंटर, और कोलिजन होता है ऊपर, ए रेस पे आ जाता है जस्ट आफ्टर कोलिजन, बी वापसी कर देता है, बी से ओ आ रहा था, बी ओ से बी चल देता है, तो सी का क्या होगा, क्या सी रेस पे आ जाएगा, क्या वो ओ ए डिस्टेंस की तरफ चलेगा या ओ बी की तरफ चलेगा, ओ सी की तरफ चलेगा, व्हाट सी विल डू, इन विच डायरेक्शन सी विल गो। तो पहला काम तो ये करें कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आने वाला है, इज इट जीरो और नॉन जीरो, वेक्टर सम इनिशियली बिफोर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो जीरो है कि नॉन जीरो। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई, बताएं जल्दी से। ए ओ की तरफ, बी ओ की तरफ, राइट। तो फातिन ने कहा कि भाई जीरो है, और ये बिल्कुल सही बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बहुत से केसेस आपने देखे हैं, फोर्सेस के हो या कोई भी हो, 180 120 डिग्री ईच है एंगल बिटवीन द 3 वेक्टर्स व्हिच आर इक्वल, सो द रिजल्टेंट इज जीरो। तो ये एकदम देखते ही पता लगना चाहिए, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का है वो तो जीरो है ना, चाहे आप इस वेक्टर को कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें, और इसको, तीनों के बीच में जो एंगल है 120 है, और तीनों इक्वल है एंड बी ईच, तो रिजल्टेंट आएगा जीरो। अब जल्दी से आंसर दें कि ए अगर कोलिजन के बाद रेस्ट पे आता है, बी अगर ओ से बी की तरफ चल देता है, वापस रिट्रेस करता है, तो व्हाट विल हैपन टू सी, इन विच डायरेक्शन सी विल गो। चलिए तो जल्दी से कर लेते हैं, आपने आंसर वैसे अभी दिया नहीं, कहीं का माइंड में आ रहा होगा वैसे। देखिए जो बी है वो चल देता है वापस इधर, तो सी की मजबूरी है कि सी को इधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और सेम स्पीड से एक्चुअली, क्योंकि अगर ए तो रेस पे आ गया फाइनली कोलिजन के बाद, तो ए तो मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, बी चल दिया वापस, ठीक है,
अब दो वेक्टर तभी जीरो आ सकते हैं जब वो क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अदरवाइज उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं आ सकता। ये फिजिक्स में बहुत जगहों पे यूज होता है, यहाँ भी हो रहा है कि जो सी है वो कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, वो बी के एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड, देन ओनली द रिजल्टेंट ऑफ दीज मोमेंटम एंड सीज मोमेंटम इज जीरो। क्या ये क्लियर है? क्या मेरी बात समझ आ गई? ए रेस पे आ चुका है, बी ने रिट्रेस किया, ब्लू कलर से मैंने दिखाया कि ओ से बी चल दिया बी, तो सी को क्या करना पड़ेगा, उसे ओ बी के अपोजिट जाना पड़ेगा, अपोजिट, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो बी के मोमेंटम के बराबर ही होगा, तभी रिजल्टेंट जीरो आएगा, अदरवाइज वो जीरो हो नहीं पाएगा। तो जीरो होना चाहिए क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ द एक्शन फोर्स मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी कंजर्व। चलिए अभी बताएं जल्दी से। ओके डन, ठीक है ना, फातिमा ने बोला ठीक है, और आई होप बाकियों को भी क्लियर है। अब देखिए एमसीक्यू पर जो मतलब इसमें अच्छे जो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, एक क्वेश्चन और बहुत कॉमन है वो मैं यहाँ पूछ लेता हूँ। देखिए कि ऐसा ना एक मान लीजिए पुली है और एक ब्लॉक है ए, और यहाँ दूसरा एक स्ट्रिंग बी है, दोनों को चाहे पॉइंट मासेस मान लो चाहे कुछ मान लो, तो दोनों जो ए और बी इक्वल मास के हैं और इनिशियली इक्वल डिस्टेंस पे थे, एल फ्रॉम द पुली, एल फ्रॉम द पुली, ठीक है समझिए। तो इज फ्री टू मूव ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो बी है वो वर्टिकली मूव कर सकता है, मतलब वर्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर सकता है, राइट। तो आपको बताना है कि पहले ए कोलाइड करेगा पुली को, या पहले बी ऐसे आता हुआ कोलाइड करेगा वॉल को, और दोनों साइमल्टेनियस करेंगे, यानी ए पुली को कोलाइड करेगा और बी वॉल को, एक साथ होगा ये, यानी यहाँ ए पहले कर जाएगा, यानी ए की कोलिजन टाइम कम है, यानी ए का कोलिजन टाइम मान लो T1 है और इसका कोलिजन टाइम मान लो T2 है, तो हमें बेसिकली बताना है कि T1 इज इक्वल टू T2 और T1 इज लेस देन T2 और T1 इज ग्रेटर देन T2। क्या होने वाला है, ए बी सी और डी, डी है नन ऑफ दीस, है ना। अब नन का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होना ही है, ठीक है ना। तो ए कोलाइड करेगा पुली को पहले, या बी कोलाइड करेगा वॉल को पहले, या दोनों सामने करने वाले हैं, ये आपको बताना। और ये आया हुआ सवाल है, मतलब कॉमन है, पुराना शायद जेई का सवाल है ये, तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हमसे करने वाला। हाँ जी, इसका जवाब सी लग रहा है, T1 इज ग्रेटर। ओके, यानी कि पहले बी कोलाइड कर जाएगा और ए कोलाइड नहीं करेगा अभी कर, ठीक है ना। चलिए तो मैं ना तीन डायग्राम बनाता हूँ। पहला डायग्राम तो ये है कि दोनों एक साथ करके उसको छोड़ दो, चलो अभी हम बी और सी को चेक करते हैं। तो बी का मतलब है T1 इज स्मॉलर, मतलब डायग्राम क्या बन चुका होगा, डायग्राम ये बन चुका होगा कि ए तो आ चुका है यहाँ पर और बी अभी यहाँ है कहीं, है ना। बी अभी वॉल से नहीं टकराया है और ए आके टकरा चुका है पुली से, तो डायग्राम होगा कुछ ऐसा, है ना। ये तो है बी। और सी कैसा है, सी में क्या है कि अभी ए पीछे है कहीं और सी यहाँ पे आके बी आके टकरा चुका है, ठीक है।
ये है डायग्राम। अब देखना ये कि दोनों में से कौन सा पॉसिबल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्मॉल एम और कैपिटल एम पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है। सिस्टम देखो ए बी और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। तो एक बात समझनी है, एक्चुअली मैं ज्यादा टाइम पे लगाना नहीं चाहता तो हम जल्दी से इस पे आए कि पुली का ना फोर्स ऑन द, देखो ये टेंशन है इधर, ये टेंशन है इधर पुली पर, है ना, टेंशन टेंशन, राइट। तो ये तो स्ट्रिंग का फोर्स है ऑन द पुली, और रिएक्शनरी फोर्स होगा पुली का ऑन द स्ट्रिंग, वो होगा इस तरफ हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए ऊपर नहीं है कुछ फोर्स, बट जैसे वो एक एंगल पे आएगा तो ये जो फोर्स है ये वाला, ये हमेशा हमें प्लस वाई और प्लस एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये बात समझनी है, यानी कहने का मतलब ये है कि एफ आई का ऊपर का कंपोनेंट कुछ होगा और एक्स एक्स में कुछ कंपोनेंट होगा हमेशा। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है फिलहाल कि एक्स में कंपोनेंट होगा, और ये एक एक्सटर्नल फोर्स है ना। हमारे सिस्टम में कौन था, एम, दोनों ए और बी के मासेस, और था स्ट्रिंग, ये तो सिस्टम है। लेकिन पुली ने जो फोर्स लगाई है वो क्या है, कि एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स का एक्स कंपोनेंट आपको मिल रहा है, वो भी प्लस एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रो मास जो सिस्टम का होगा वो प्लस एक्स में शिफ्ट होगा, वो माइनस एक्स में शिफ्ट नहीं होगा। वाई की बात नहीं कर रहा, वाई में तो शिफ्ट है, लेकिन व्हाट अबाउट दी एक्स शिफ्ट, तो एक्स में ये पॉजिटिव में होगा। जैसे इनिशियली सेंट्रो मास कहा था यहाँ पर, मान लो ये ऑरिजिन है, एक्स है, तो अब ये सेंट्रो मास राइट में शिफ्ट होगा या लेफ्ट में, बस ये सोचना। तो सोचिए अगर ये वाला डायग्राम ट्रू है तो शिफ्ट यहाँ जो सेंट्रो मास का हुआ है वो हुआ है राइट में, राइट में। और ये डायग्राम अगर ट्रू है तो डेल्टा एक्स का यानी डेल्टा एक्ससीएम जो है शिफ्ट है वो हुआ लेफ्ट में। इस बात को समझो, क्या एग्री है। अगर पहले वाला डायग्राम बनता है तो सेंट्रो मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो शिफ्ट हुआ है राइट में, और अगर दूसरा वाला डायग्राम बनता है तो वो शिफ्ट हुआ है लेफ्ट में। और हमें मालूम है कि शिफ्ट होना चाहिए था राइट में, क्योंकि फोर्स तो हमें भाई राइट में मिल रही है, तो सेंट्रो मास का जो शिफ्ट होगा वो भी राइट में ही होगा। इट मीन्स कौन सा ट्रू है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। यानी A will collide first and B will collide after, and if this is the case then T1 should be smaller than T2, है ना। A जल्दी कोलाइड कर जाएगा तो T1 should be smaller, so this should be the answer। ये आंसर होना चाहिए, T1 should be less than T2। क्या ये क्लियर है। ओके चलिए, तो फातिमा ने का आंसर आ गया है यस, और आई होप बाकियों का भी ऐसे होगा। तो बहुत सिंपल सा है। तो बस इसे समराइज करें तो इनिशियली क्या था, सेंट्रो मास यहाँ था, राइट, बीचों बीच, एग्जैक्टली एट द पुली। और जो पुली का फोर्स होगा ऑन द स्ट्रिंग, है ना, ऑन द स्ट्रिंग, वो कैसा है, उसका कंपोनेंट मिलने वाला है प्लस एक्स में। इसका मतलब सेंट्रो मास का जो शिफ्ट होगा वो प्लस एक्स में होगा। तो हमें बस दो डायग्राम बना के सोचना है, ये वाला और ये वाला, और हम समझ पा रहे हैं कि जो लेफ्ट वाला है वही कुछ होता हुआ दिख रहा है, वही कुछ होगा। अगर वो होगा तो डेफिनेटली T1 विल बी स्मॉलर। चलिए, तो ये आया हुआ सवाल है और इम्पोर्टेंट है, इसके रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। हाँ, इसके वो मिल सकते हैं आपको, डिफरेंट टाइप्स मिल सकते हैं। तो चलिए, ये हमने किया। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, वो है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे आते हैं। वैसे कुछ और केसेस हैं वैसे, चलो मैं एक बात बता भी देता हूँ, आते होंगे आपको दो, लेकिन फिर चलिए रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला केस होता है कि अगर हमने किसी बॉडी को, है ना, किसी बॉम्ब को मान लीजिए प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी v नॉट, मास का m है ना, और ये ऊपर कहीं ऐसे पाथ को फॉलो कर रहा है और बीच में कहीं हो गया इसका एक्सप्लोजन, यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया मान लो। तो क्या होता, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसके दोनों पार्ट जो है, एक इस पार्ट मान लो यहाँ गया, एक दूसरा पार्ट मान लो यहाँ गया, ठीक है ना। इस पाथ को फॉलो करेंगे, जो प्रोजेक्टाइल होगा पैराबोलिक पाथ होगा, क्योंकि मोशन ऑफ ग्रेविटी है तो भाई पैराबोलिक तो। लेकिन जो सेंट्रो मास है वो हमेशा ओरिजिनल पैराबोला को ही फॉलो करता है ना, वो हमेशा ओरिजिनल पैराबोला को ही फॉलो करता है। एक्सप्लोजन हो या ना हो वो इसी को फॉलो करेगा। अच्छा, रीजन,
है ना, मान लो सर कुछ रीजन में सवाल आ जाए, तो हमने देखा कि मास हमारा m ही है और एक्सटर्नल फोर्स अभी भी mg है। तो एक्सटर्नल फोर्स ठीक है अगर सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ट्रेजेक्टरी में जो पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, किसके, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। जो बॉम्ब था वो एक्सप्लोड हुआ तो क्या हुआ, इंटरनल फोर्सेज आएंगे, और इंटरनल फोर्सेज कभी भी सेंटर ऑफ मास के मोशन को ऑल्टर नहीं कर सकती, है ना। तो ऑल्टर दैट, टू चेंज दैट, एक्सटर्नल फोर्सेज आर रिक्वायर्ड। सो द सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू इन सेम पाथ, यानी सेम पैराबोलिक पाथ, ऑल्दो जो उसके बाकी दोनों पार्ट्स होंगे वो अलग अलग पैराबोला पे होंगे, ठीक है ना, वो अलग पाथ पे होंगे, बट जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेम पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इस पर बेस बहुत बार बड़े, है ना, बहुत से फॉर्म्स हैं, तो क्वेश्चन आए हुए हैं तो पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ एज एक्सटर्नल फोर्स यानी कि mg रिमेन सेम। अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो पाथ में भी कोई चेंज नहीं होगा, और इंटरनल फोर्सेस कभी भी सेंटर ऑफ मास के मोशन को ऑल्टर नहीं कर सकती, पाथ को ऑल्टर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आता है वो क्या आता है, वो आपने मेरे ख्याल से किए भी होंगे, लेकिन हम कवर कर लेते हैं पूरी केस को। जैसे कि मान लो यहाँ से एंगल थीटा पर हमने वी नॉट वेलोसिटी से मास की बॉडी को प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हुआ, ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हुआ दो हिस्सों में, और एक m/2 यानी आधे आधे दो हिस्सों में, तो ये m/2 रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया तो ये नीचे गिरेगा दूसरा m/2 जो है वो किसी v डैश वेलोसिटी से चल देगा, ठीक है ना। तो अब v डैश से चलेगा तो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ कई छोटे छोटे पार्ट पूछ जाएंगे आपसे कि क्या दोनों मास साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे गिरेंगे, और यहाँ v डैश की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले तो ये बताएं कि अगर ये a और b दो पार्ट हैं इक्वल, तो क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे आएंगे, या कोई पहले या कोई बाद में आएगा, व्हाट विल हैपन। अगर दोनों हॉरिजॉन्टली, है ना, मूव कर रहे हैं, तो सेंटर मास जो है, आपको पता है कि भाई उसने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करना है, ये उसका पाथ था, इसने इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो दोनों को हमेशा सेम हाइट पर एक साथ रहना है, यहाँ पर सेम लेवल पे रहना है। जब सेम लेवल पे रहना है तो इसका मतलब जब ये मास यहाँ पे आएगा तो इस मास को भी यहाँ पे आना है, यानी दोनों साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करेंगे ग्राउंड, राइट। क्यों, क्योंकि अगर एक भी ऊपर रह गया तो सेंटर मास कहीं ऐसा होगा, ऊपर होगा, जबकि सेंटर मास को हमेशा क्या रहना है, एक ही लेवल पर ठीक है जी। तो ये सेंटर मास है बॉडी का जो यहाँ पे आएगा, और ये डेफिनेटली क्या होगा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और ये कितना है, ये r/2 है, रेंज का आधा, अगर हाई स्पैन पे एक्सप्लोजन हुआ था। तो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई ये जो बी है, ये जो गिरा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द बी, है ना, ये कहाँ गिरेगा ऑरिजिन से, है ना। तो अब सेंटर मास के कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली कर सकते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सियम इज गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2, तो दोनों मास है, तो फिलहाल एक्सियम क्या होगा, वो तो रेंज होगा। तो एक मास m/2 है वो r/2 पर है, दूसरा मास जो m/2 है वो x दूरी पर है जो हमें निकालना है, और नीचे तो m प्लस m यानी कैपिटल M ही आएगा, ठीक है ना। तो इसे आप सॉल्व कर लें तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो ये आ गया mr/4 प्लस m/2x, ठीक है नी। तो ये आ गया 3/4 mr, एंड दिस इज m/2 इंटू x, तो m से m कैंसिल और आपको ये मिल गया x 3/2r, where r is the range, तो 3/2 टाइम्स रेंज दूरी पर ये होगा फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस तरह के सवाल आपको एक तो मिलेंगे, और दूसरा जस्ट आफ्टर द कोलिजन, एक्सप्लोजन कहना चाहिए, एक्सप्लोजन v डैश की जो वैल्यू थी b की इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, वो भी आपको पता नहीं होती। चलिए इसे नोट कर लेते हैं और फिर बात करते हैं कि v डैश कैसे निकलेगा।
ओके, चलिए अगर हम विदेश की बात करें कि विदेश कैसे निकलेगा, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की जब पहुंचा पैराबोलिक पाथ के, तो वहां पर जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर में मोमेंटम कंजर्व कर देना है इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि mg is definitely acting but in the y direction, so in the x direction the momentum is not going to change. तो just before explosion total mass मान लीजिए, चलिए छोटा m लिया मैंने, छोटा m into v नॉट cos थीटा होगा, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो तो चेंज होती नहीं है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो v नॉट cos थीटा ही है, तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन द मोमेंटम इज m v नॉट cos थीटा इन द y डायरेक्शन। और एक मास आ गया था रेस्ट में और दूसरा मास का वेलोसिटी है कुछ v डैश, तो अभी हम इस v डैश को निकाल सकते हैं। चलिए मास से मास कैंसिल करें और 2v नॉट cos थीटा इज v डैश, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, जैसे एक तो मैंने ले लिया, एक मास रेस्ट पे आ गया तो नीचे गिर गया, दूसरा वेरिएशन क्या हो सकता है, उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, है ना, वापस गया, यानी उसकी वेलोसिटी v नॉट cos थीटा से रिवर्स हो गई, तो बताना है कि v डैश क्या होगा, दूसरे मास का वेलोसिटी क्या होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम कंजर्व करके आपको मिल जाएंगे, यानी जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम लिख लीजिए एंड जस्ट आफ्टर के इक्वेट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा जो भी आपका अननोन है। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं और इसके बाद में आने वाला हूं इम्पल्स मोमेंटम पर, यानी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, ओके क्या है, इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। चलिए न्यूटन सेकंड लॉ से हम जानते हैं कि एफ जो है वो क्या होता है, डीपी बाय डी, ठीक है जी। तो डीटी को अगर हम इधर ले आए तो ये बन जाएगा डीपी, और अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है इसे हम बोलते हैं इम्पल्स। एफ डी टी का जो इंटीग्रल है क्या बोलते हैं इसे, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है ये, और ये होता है डेल्टा पी, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम, यानी जो भी इम्पल्स लगता है बॉडी पर वो बराबर होता है उसके चेंज इन मोमेंटम के, ठीक है। तो इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना, लीनियर मोमेंटम कह दिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, और ये वेक्टर रिलेशन है, ठीक है, वेक्टर रिलेशन है ये। तो इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। अब सवाल ये आया, तो बस समझ में आ गई कि भाई एफ इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, है ना, फोर्स इंटू टाइम जो होता है इम्पल्स होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट हो मान लीजिए और टी टाइम के लिए लग रहा है, तो एफ इंटू टी क्या हो जाएगा, एफ इंटू टी इज इम्पल्स, और वेरिएबल है तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, और जो भी इम्पल्स होगा वो हमेशा किसके बराबर है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो इस पे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं लूं तो वो देखिए क्या होगा कि जैसे नॉर्मल पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल है, मान लो एम मास है ना, और वी नॉट वेलोसिटी है, और ये ऐसा पैराबोलिक पाथ कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ से ए तक, ओ से ए तक इम्पल्स ऑफ एमजी फोर्स क्या है, ओ से ए तक इम्पल्स ऑफ एमजी फोर्स क्या है, तो चलिए देखते हैं। फाइंड द इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ एमजी फोर्स फ्रॉम ओ टू ए। तो उसे निकालने के तो वहां पे दो तरीके हैं, या तो ओ से लेके ए तक का टाइम तुम्हारे पास है, उसे एमजी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, तो फोर्स इंटू टाइम से इम्पल्स आ जाएगा।
तो फोर्स dt का इंटीग्रल जो है उससे अगर हम देखें तो mg तो डाउनवर्ड है भाई, माइनस mg जे कैप भी बोल सकते हो, और टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो u sin थीटा बाई जी, तो ये हो गया u sin थीटा बाई जी, ठीक है ना, ये v नॉट है मान लो, या v है u है, समझ ले लो, ठीक है। तो ये आपका g से g कैंसिल हो रहा है, तो आ क्या रहा है माइनस एम यू साइन थीटा जे डायरेक्शन में, ठीक है। तो जरा वेरीफाई कर लें कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था इस केस में, तो देख लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो था वो क्या था m, और ये है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और फाइनल मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट की बात करें केवल m u cos थीटा आई कैप ही रह जाएगा, बिकॉज y में तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं। तो डेल्टा p की अगर हम बात करें तो pf माइनस pi, तो जब डिफरेंस निकाल लो तो आपको माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप मिल ही जाएगा। तो आपने वेरीफाई कर लिया कि भाई फोर्स इनटू टाइम की अगर बात करें तो भी वही आया, और अगर डेल्टा पी की बात करें तो भी वही मिला, राइट। तो इस पर बेस कई बार घुमा फिरा की चीजें पूछ ली जाती हैं, है ना, तो आप इसको यूज करें। तो mg का जो इम्पल्स था वो फोर्स इनटू टाइम था, इस केस में कांस्टेंट है और जे में लग रहा है, तो इम्पल्स भी माइनस जे में होगा, और चेंज मोमेंटम भी हमने देखा वो माइनस जे में ही है। चलिए जी, क्लियर है। अब मैं कुछ आगे केसेस पे जाऊंगा, तो इससे पहले अभी नोट कर लें। ओके, तो इम्पल्स मोमेंटम पर अब एक और सवाल देखिए, ये पॉइंट फिक्स है, स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग, और ये पॉइंट है O, और यहाँ पे एक मास है M, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सब कुछ, और इसे मैंने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v नॉट। स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना, लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2l, और O पॉइंट की दूरी A से जो है ये मान लो l है, ठीक है ना। O से A पॉइंट है ये, तो O से A पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो तो l है, बट वो स्ट्रिंग फ्लैट है मतलब, है ना, और उसकी जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की वो क्या है 2l। अब हमने v नॉट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दे दी, कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, कुछ भी वर्टिकल नहीं है। तो जब ये स्ट्रिंग टॉट होगी, यानी ये मास यहाँ आएगा और ये स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी, तो जस्ट टॉट होने के बाद आपको बताना है कि भाई इम्पल्स ऑफ द स्ट्रिंग यानी टेंशन फोर्स ऑन द मास क्या है, एंड व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द मास, राइट। तो एक तो चीज निकालनी है हमें, फाइंड द इम्पल्स of the tension force just after the string gets taut, the string gets taut, है ना। जैसी टेंशन आई, तो टेंशन आने के बाद जो इम्पल्स लगा स्ट्रिंग टेंशन फोर्स का ऑन द मास m, वो बताना है क्या है, ठीक है। और जब टेंशन और फाइनल मोमेंटम भी बताना है या फाइनल वेलोसिटी बतानी है ना, तो वो निकालनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट अगर आपको ये इम्पल्स चाहिए, राइट। तो चलिए सोचते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, एक दो मिनट का टाइम लीजिए, मुझे बताइए, सोचिए कि व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन फोर्स ऑन द मास m। तो ये मास m है, ठीक है, टेंशन लगेगी इधर, डेफिनेटली अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है, चलो यहाँ लगा दी टेंशन, और टी डी टी का जो इंटीग्रल है एक्चुअली यानी इम्पल्स ऑफ द टेंशन फोर्स m, वो हमें यहाँ फाइंड करना है। चलिए, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है। भाई मेरी आवाज ठीक से क्लियर आ रही है और एम ऑडिबल? चलिए, तो बात करते हैं कि ये एंगल मान लो थीटा हो चुका है इस वक्त, है ना, और कुल टॉट होने से पहले स्ट्रिंग के मास इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम इस तरफ है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, y मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन को x मान लेते हैं,
ठीक है ना, ये y मान लेते हैं और ये x मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये एंगल थीटा है। यानी अलोंग द स्ट्रिंग तो हो गया x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग हो गया y एक्सिस। तो मुझे ये बताइए कि स्ट्रिंग जो टेंशन फोर्स है वो तो ये अलोंग द स्ट्रिंग ही लगती है, यानी वो x के अलोंग लग रही है, इस केस में माइनस x में लग रही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इन दी y डायरेक्शन वो क्या होगा, 0। ठीक है, मोमेंटम नहीं होगा, और सॉरी मोमेंटम होगा, इम्पल्स नहीं होगा इस टेंशन का, टेंशन फोर्स का इन दी y डायरेक्शन, बिकॉज इट इज एट अ 90 डिग्री विद दिस डायरेक्शन। तो टेंशन का अगर कोई कंपोनेंट नहीं है y में तो इम्पल्स भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा इन दी y डायरेक्शन। तो इनिशियली हम बात करते हैं कि ये v नॉट था इस तरफ, तो इसका जो इधर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, m v नॉट cos थीटा, और जो इधर मोमेंटम होगा y में इनिशियली वो होगा m v नॉट sin थीटा। ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम। और हमें मालूम है कि भाई स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो अगर फाइनली भी इसका कुछ मोमेंटम रह गया डॉट होने के बाद इन दी एक्स डायरेक्शन, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गोइंग टू चेंज। ठीक है ना, यानी ओ पॉइंट अगर रेस्ट पे है तो एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग हैविंग नो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ, किसी और डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है बट एटलीस्ट अलोंग द लेंथ वेलोसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो सभी पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होती है अलोंग द लेंथ वो होनी चाहिए सेम, अदरवाइज स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, elongate कर जाएगी या लेंथ उसकी चेंज हो जाएगी, which is not allowed। ठीक है ना, बिकॉज ये प्रॉपर्टी है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की, लेंथ इज रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल मोमेंटम जो x में है वो तो हो जाएगा 0, और दूसरा y में जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इम्पल्स ही नहीं है इन दी y डायरेक्शन। इस बात को अच्छे से समझ लेना है। यानी कि इवन क्या था, स्ट्रिंग का टॉर्क होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो स्ट्रिंग जो है टॉट हुई, और टॉट होने के जस्ट पहले जो मोशन था वो दिख रहा है साफ, हॉरिजॉन्टली मतलब आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाई है, तो एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट है ना, बिफोर स्ट्रिंग गेट टॉट वो हमने लिख लिया मोमेंटम का, वो एम नॉट कॉस थीटा है, और वाई में क्या है, एम नॉट साइन थीटा। राइट, ये क्लियर होगा। और हमें यही मालूम है कि स्ट्रिंग के टॉट होने के बाद जो अलोंग द स्ट्रिंग है ना, मोमेंटम वो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी आ गई तो स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, elongate, which is not allowed। so we know कि फाइनल मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी 0। तो जो भी मोमेंटम होगा वो y में होगा, और वो चेंज होने वाला नहीं है, यानी जो पहले था वही बाद में होगा, क्योंकि y में कोई इम्पल्स ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि फाइनल जो वेलोसिटी है, अगर मैं रेड कलर से लिख दूं तो फाइनल वेलोसिटी विल रिमेन सेम, यानी y में अगर मैं मोमेंटम कंजर्व कर दूं तो vy कह दूं, तो इनिशियल था एम वी नॉट साइन थीटा, और y में फाइनली भी m इंटू वी वाई होगा, तो यहाँ से वी वाई आ गया। ठीक है ना, वी नॉट साइन थीटा। एक तो ये हमें पता लग गया कि आफ्टर द स्ट्रिंग गेट टॉट दिस पार्टिकल विल मूव परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग विद द वेलोसिटी वी नॉट साइन थीटा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो, कि टेंशन का इम्पल्स क्या होगा। तो इम्पल्स निकालने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए, तो टेंशन की वैल्यू और टाइम पता होना चाहिए, या फिर हमें उसी दिशा में चेंज इन मोमेंटम पता होना चाहिए। राइट, तो आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में इनिशियल फाइनल मोमेंटम लिख सकते हो। इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई, वो है एम वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, और एम वी नॉट साइन थीटा जे कैप। ठीक है ना, जो मैंने एक्स और वाई माने हैं, है ना, वहां पर आप इनिशियल फाइनल मोमेंटम लिख सकते हो, और सॉरी इनिशियल मोमेंटम जैसे लिख सकते हो, और फाइनल भी जो होगा वो वाई में ही है, आई तो 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया एम वी नॉट साइन थीटा जे। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल की बात करें तो दोनों को डिफरेंस अगर लेंगे तो आ जाएगा माइनस वी नॉट कॉस थीटा, माइनस एम वी नॉट कॉस थीटा, ये डेल्टा पी है। ठीक है ना, तो ये इम्पल्स के बराबर होगा। सॉरी, तो इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो एम वी नॉट कॉस थीटा के बराबर आ गया, और डायरेक्शन क्या होगा इम्पल्स का, इस मोमेंटम के अपोजिट। ठीक है ना, अपोजिट, यानी वो हो गया, चलिए क्या मेरी बात समझ में आ गई है। और यहाँ मैं अभी कुछ और एक पॉइंट बताने वाला हूँ, पहले यहाँ तक आप देखिए क्लियर है, तो ही मैं आ गया।
ओके गुड। अब देखिएगा हम एक काम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि भाई y में तो मोमेंटम चेंज होने वाला ही नहीं है, तो x में ही मोमेंटम चेंज होगा, राइट। तो मैं फिलहाल इस बॉडी को बनाता हूँ यहाँ, ये डायरेक्शन था x में, राइट, x में, और जो इनिशियल मोमेंटम था उसका वो भी सही होगा। तो मैं एक साइन असाइन कर देता हूँ कि इधर के वेक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव, और इधर के होंगे नेगेटिव, इधर का वेक्टर होंगे नेगेटिव, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लगाने वाला हूँ इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा पी। तो इम्पल्स चूंकि इस तरफ है तो मैं लिख दूंगा माइनस आई, है ना, और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है, तो पी फाइनल इस डायरेक्शन में जो था वो तो जीरो ही है, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और इनिशियल मोमेंटम जो इधर है वो पॉजिटिव है, तो वो एम वी नॉट कॉस थीटा है, एम वी नॉट कॉस थीटा। तो यहाँ से है ना माइनस माइनस कैंसिल, और आई का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा कितना, एम वी नॉट कॉस थीटा। यानी ये वाली फॉर्म हम लगाएंगे जब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना, किसी डायरेक्शन में, तो कुछ साइन असाइन कर देंगे, इधर वाला प्लस है उधर वाला माइनस है, ठीक है ना, एंड देन विद प्रॉपर साइंस विल पुट एंड फाइंड द वैल्यूज। तो देखिएगा क्या ये क्लियर। ठीक है, ओके। तो फिर नेक्स्ट केस पे आते हैं। तो नेक्स्ट केस में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर भी एक मास रख दूंगा एम, जो ए पर होगा, ए स्ट्रिंग फिर से स्लैग होगी, और ये बी होगा, इसका भी मास एम होगा। इस बार ए फिक्स पॉइंट नहीं है, ए इज नॉट अ फिक्स पॉइंट, बाकी चीजें सेम है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, स्ट्रिंग की लेंथ 2l ही है, 2l, और इनके बीच में जो दूरी है वो l है, और फिर मैंने इसको वेलोसिटी दे दी v नॉट, ठीक है। तो मैंने b को वेलोसिटी दे दी है v नॉट। अब फिर क्या पूछा गया कि जब स्ट्रिंग टॉट होगी, यानी फिर से जब तक ये टॉट नहीं होती तब तक तो ये रेस्ट पे ही है। अब b आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, b आ गया और स्ट्रिंग हो गई टॉट। तो आपको बताना है कि भाई अब just after getting the string taut, what are the velocities of A and B? यानी A और B की जिस velocities बतानी है, ठीक है। तो find velocities of A and B just after the string get taut. ओके, तो एक मिनट सोच लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा माइंड में बनाइए कि क्या करने वाले हैं इसमें हम लोग। चाहे तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी ला सकते हैं, या मोमेंटम कंजर्वेशन से भी हमारा काम चल जाएगा अभी फिलहाल डायरेक्टली, तो दोनों से ही कर लेंगे। एक दो मिनट का टाइम लीजिए जिससे कि आप सोच पाए कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, स्टेप्स में देखें। तो जब स्ट्रिंग टॉट होगी तो क्या होगा, टेंशन फोर्स ही तो आएगी, तो वो टेंशन लगेगी इस पर इधर, और उस टेंशन का जो इम्पल्स है उसको मैं आई मान लेता हूँ, और यहाँ टेंशन लगेगी इधर, और इसको भी मैं यहाँ पे आई मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई इस जैसे कि मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वाला मान लेते हैं, है ना, इसके अलोंग मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो क्या होने वाला है, जो बी की जो वेलोसिटी होगी, है ना, फाइनल वेलोसिटी, मान लो इस तरफ है कुछ वी एक्स और इस तरफ है कुछ वी वाई, ठीक है, वी वाई और एंगल 90। अब हमें समझना ये है कि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, अलग तो हो नहीं सकती, अलग हो गई तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इलोंगेट। तो B इज मूविंग अलोंग दिस लाइन विद वेलोसिटी Vx, तो A को भी चलना पड़ेगा Vx से ही, और Y में A की कोई वेलोसिटी होगी नहीं, क्योंकि भाई इनिशियली वो रेस्ट पे था। तो जिधर फोर्स लगेगी उधर ही चल देगा, उधर ही उसका चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है जी। जिधर फोर्स लगती है, रेट ऑफ चेंज, सॉरी, मोमेंटम का चेंज का जो डायरेक्शन है वेक्टर का वो भी सेम होता है। तो इनिशियल तो है जीरो, तो फाइनल भी उधर ही होगा जिधर लगी है फोर्स। तो इसका मतलब ए का जो वेलोसिटी होगा वो स्ट्रिंग के अलोंग ही होगा, और उसका उतना ही वैल्यू लेंगे जितना कि बी का लिया है, दैट इज Vx। तो मेरे यहाँ पे तीन अननोन है,
Vx एंड सॉरी दो ही है, Vx एंड Vy, I भी है, चलो I भी अननोन है मेरा। तो अगर मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाता हूं, है ना, ऑन ए, तो क्या मैं लिखूंगा? तो ए के लिए अगर मान लीजिए हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाते हैं, या I इक्वल टू डेल्टा पी लगाते हैं, तो डायरेक्शन एक लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये इधर ही ये वाला डायरेक्शन ले लिया पॉजिटिव, और पीछे वाला ले लिया नेगेटिव। तो इम्पल्स भी इधर लगाए, तो आई इज पॉजिटिव, और फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू वी एक्स, और इनिशियल क्या था, 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई बिटवीन आई एंड वी एक्स। अब बी के लिए करते हैं। तो बी के लिए भी अगर मैं ये डायरेक्शन ले लूं प्लस, और पीछे वाला ले लूं माइनस, ठीक है ना, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, माइनस आई इज इक्वल टू एम वी एक्स माइनस, और फाइनल मोमेंटम सॉरी इनिशियल जो था वो क्या था, तो अगर ये थीटा ही है तो सॉरी ये क्या हो जाएगा, एम क्या लिया मैंने वी नॉट, ओके, वी नॉट कॉस थीटा। इसको अच्छे से समझ लें, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन बिटवीन आई एंड बी एक्स। क्या ये क्लियर है? देख लीजिए, माइनस प्लस साइन जो है सब क्लियर होने चाहिए। और ये आप कन्वेंशन बदल भी सकते हैं, जैसे एक बॉडी के लिए आपने इधर प्लस लिया है ना, उधर वाला माइनस, तो दूसरे के लिए कुछ और ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिधर ले लेंगे एक इक्वेशन के लिए, वो फिर आपको स्टिक रहना पड़ेगा उस पर। ए के लिए अलग ले सकते हैं, बी के लिए अलग ले सकते हैं, वहां कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ए के लिए लिखेंगे तो वहां कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने फिलहाल ए के लिए क्या लिखा, ए के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन ये अलोंग द स्ट्रिंग था पॉजिटिव, और उसका बैक साइड पे गया था नेगेटिव, तो मैंने क्या किया, आई भी लगाया प्लस एक्स में ही, तो आई हो गया पॉजिटिव, और फाइनल मोमेंटम भी क्या था, पॉजिटिव। इनिशियल तो 0 था। बी के लिए मैंने यही वाला डायरेक्शन सेम लिया, मतलब रिवर्स भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने सॉरी प्लस ही ले लिया। प्लस लिया तो आई तो लगाया रिवर्स, तो मैं लिखूंगा माइनस आई, और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, यहाँ कोई इशू नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से होगा। तो चलिए अगर है तो आप यस कह सकते हैं। तो दो इक्वेशन मेरी बन चुकी हैं और दो अननोन है, आई एंड वी एक्स। तो मेरी इक्वेशन क्लियर है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे, यानी ऐड कर दो इन इक्वेशंस को, ठीक है, तो आई कैंसिल हो जाएगा और वी एक्स आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। वैसे मोमेंटम कंजर्व करके भी यही आने वाला था इस डायरेक्शन में। और जहां तक वाई का सवाल है, तो वाई में हमें मालूम है कि भाई मोमेंटम चेंज होगा नहीं, तो वाई में जो स्मॉल एम की ही बात कर लें, स्मॉल एम का ही मोमेंटम कंजर्व करते हैं, बिकॉज इम्पल्स का कोई कंपोनेंट नहीं है वाई में। तो बी के लिए मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम वी नॉट साइन थीटा, यही उसके एम इंटू वी वाई के बराबर होगा। तो वी वाई फिर आ गया वी नॉट साइन थीटा, है ना। तो यानी मोमेंटम ऑफ द स्मॉल एम विल नॉट चेंज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग सिंस देयर इज नो फोर्स इन दैट डायरेक्शन, ठीक है ना। कोई फोर्स ही नहीं है तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। तो मोमेंटम को बराबर या कंजर्व करते हुए स्मॉल एम बी का बेसिकली इन द वाई डायरेक्शन हमें इसका वेलोसिटी मिला वी नॉट साइन थीटा। तो चलिए आई होप क्लियर है ये, इसे कंप्लीट कर लें और फिर हम एक सवाल चाहें तो और ले सकते हैं। तो हमने अभी एक्चुअली क्या क्या कर लिया है, डिफरेंट पोजीशन में सेंटर ऑफ मास देख लिए हैं, कैसे निकालते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम वो तो बचा है। हाँ, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मास में हमने इंटीग्रेशन मेथड से 2-3 केस किए, और फिर हमने देखा कि अगर मास रिमूव कर दें तो सेंटर मास कैसे निकालते हैं, या शिफ्ट इन द जो सेंटर मास होता है वो क्या होता है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड वीसीएम 0, राइट। फिर हमने वीसीएम का एसीएम का फॉर्मूले, है ना, वो सब देखे। मोमेंटम कंजर्वेशन के आज केसेस देखे, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का एप्लीकेशन भी आज देखा, ठीक है। अब जो यहाँ बचा है वो है कोलिजन, एक्चुअली कोलिजन कुछ रिजल्ट्स एंड कोलिजन के केसेस, है ना, इलास्टिक इन इलास्टिक वो सब बचा, प्लस बचा हुआ है वेरिएबल मास सिस्टम, जो शायद सिलेबस में उतना है नहीं, आता भी नहीं है, लेकिन हम कुछ कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास में जाएगा ये काम कि कोलिजन को हम देख पाए और देख पाए वेरिएबल मास सिस्टम को, जो बहुत सिंपल है, मतलब केसेस ही हैं कुछ, वो देखने के बाद हम आ पाएंगे फिर रोटेशनल डायनेमिक्स में, ठीक है।
तो एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ लेना चाहूंगा, अगर ये क्लियर हो चुका है तो। ठीक है जी, तो इम्पल्स पे एक सवाल मैं यहाँ ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक पुली है, अब पुली से ये एक मास हैंग कर रहा है एम, और एक यहाँ पे पैन है जिसका मास भी एम है, और एक यहाँ पे पॉइंट मास है एम, जो किसी एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है और यहाँ पे आके वो स्टिक कर जाता है, यानी इन इलास्टिक कोलिजन है वैसे तो, इन इलास्टिक कोलिजन स्टिक कर गया, यानी अब पैन और ये स्मॉल एम दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये एच हाइट है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या है। ये तो बात सही है कि ये अगर नीचे जाएगा तो उतने से वो ऊपर जाएगा, प्लस इम्पल्स का जो वैल्यू है वो क्या है, यानी यहाँ तो लगेगा टेंशन का इम्पल्स, इसको I1 कह देता हूं मैं, और इसके बीच में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स, इसको मैं I2 कह दूं तो बेहतर होगा, I2 ठीक है ना। यानी स्मॉल मास और पैन में जो कोलिजन हुआ उस वक्त जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था दोनों के बीच में, है ना, उस एन डी टी का जो इंटीग्रल होगा उसे हम कह देंगे इम्पल्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। तो हमें बेसिकली क्या क्या निकालना है, हमें I1 निकालना है, हमें I2 निकालना है, और हमें कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, और हमें गिवन क्या है ना, ग्रेविटी में ही मतलब मूव कर सकता है इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो स्मॉल m इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, and when it comes in contact with the pen, it sticks with it, and then they start moving with some common velocity. तो हमें वो कॉमन वेलोसिटी v बतानी है, हमें टेंशन का इम्पल्स I1 बताना है, हमें नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स जो बिटवीन क्या बोलना चाहिए, इनके नाम भी दे दूं तो बेहतर होगा। ये मान लो कोई A है, ये कोई B है, और ये कोई C है, और दो सेम मास के हैं, तो B और C के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स है वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो यानी हमें इम्पल्स क्वांटम थ्योरम लिखने हैं फॉर A, B एंड C। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले, फिर हम इम्पल्स क्वांटम को यूज करते हुए तीनों पर A, B और C पर, है ना, इक्वेशंस को लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। ओके, तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है कि मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैं इम्पल्स क्वांटम थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ ऑन बॉडी A। तो पहले बॉडी A की बात करते हैं। तो बॉडी A के लिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन ले लिया पॉजिटिव और डाउनवर्ड ले लिया नेगेटिव। ठीक है जी, इम्पल्स लगा है I1 ऊपर, तो आई को तो मैं ले लूंगा पॉजिटिव क्योंकि ऊपर का मैंने प्लस लिया है, फाइनल मोमेंटम भी इसका ऊपर ही है एम बी, और इनिशियल जीरो था, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की ऑन बॉडी ए। ठीक है, ये तो आप नोट कर ही लेंगे। अब बी की बात करते हैं, बी मतलब ये पॉइंट मास। तो पॉइंट मास जस्ट जब स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है ना, जब स्ट्राइक कर रहा है, बी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो इम्पल्स है वो इस पे कहां लगेगा, ऊपर लगेगा, आई टू, ठीक है। और हमने क्या किया, नीचे के डायरेक्शन ले लिया प्लस और ऊपर के ले लिया माइनस। तो इससे क्या हुआ, I2 तो हो गया नेगेटिव क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। फाइनल मोमेंटम m इंटू वी हो गया फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल क्या हो जाएगा m इंटू वी नॉट, और वी नॉट क्या है, √2gh, है ना। एच हाइट से कुछ ड्रॉप करते हैं तो जब नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, √2gh, तो ये हम ले लेंगे m इंटू √2gh। तो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। क्या ये भी क्लियर है। डायरेक्शन आपकी इच्छा है, अब जो ऊपर का प्लस लें नीचे का प्लस लें, अब ले सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं सी की बात करूंगा, सी मतलब पैन की। तो पैन इंपॉर्टेंट है भाई, पैन पर दो इंपल्स लग रहे हैं, एक तो लगा ऊपर I1 और एक लगा नीचे I2। ठीक है जी, एक लगा नीचे I2, और डायरेक्शन भी मैंने चलो नीचे का प्लस ले लिया, ऊपर का माइनस ले लिया, तो नेट इंपल्स क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1। तो I2 माइनस I1 इज अ नेट इंपल्स, और ये होगा इसके चेंज मोमेंटम के जो m इंटू वी है, इनिशियल तो उसका जीरो था। तो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या है, I1, I2 एंड V। तो वी हैव थ्री अननोन्स एंड थ्री इक्वेशंस, तो वी कैन इजीली सॉल्व देम। तो इसे अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तो आप जो है इम्पल्स मोमेंटम के क्वेश्चंस ट्राई अपने कर लीजिए जहां से भी करने हैं।
ठीक है, डाउट्स होंगे तो हम देख लेंगे। तो मेजॉरिटी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब हमें कोलिजन और वेरिएबल मास सिस्टम लेना है इस चैप्टर में। क्या ये तीनों इक्वेशंस क्लियर हैं? ओके, ठीक है, सॉल्व तो हम कर लेंगे। सॉल्व के हम अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे यहाँ बैठ के सॉल्व करना। ठीक है, हमें हमारे लिए काफी है कि 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस हैं, तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए, तो आज का 1-2 मिनट रिवाइज कर लीजिए, है ना, देख लीजिए कोई अगर डाउट या कोई चीज है तो आप पूछ लीजिए। पूरा का पूरा देख लें आज हमने क्या किया। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलिजन्स देखेंगे एंड क्या देखेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम, और बहुत छोटा टॉपिक होगा, मोस्ट प्रोबेबली आधी क्लास में हो जाएगा, और बाकी में हम फिर रोटेशनल डायनामिक्स, है ना, शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू।